नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विद मैथ्स व इंजीनियर विकास सिंह पे। दोस्तों, फिर से हम लोग आज डिटर्मिनेंट में कुछ अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं और आज का लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का डिस्कशन करेंगे, जहां हम लोग देखेंगे कि उन क्वेश्चंस के लिए कैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए। अगर उन क्वेश्चंस को हमको बनाना है तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है, और उम्मीद क्या, आप ज़रूर मेरे उम्मीद पे खड़ा उतरे होंगे, ठीक है। उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आपने जो प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर के प्रॉपर्टी नंबर 10 तक मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, वो प्रॉपर्टी आप अच्छे से रिमेंबर करके, ठीक है, आए होंगे और आज का लेक्चर देख रहे होंगे। बिकॉज़ मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था कि विदाउट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.2 जो हम लोग आगे करने वाले थे उसका डिस्कशन जब हम करेंगे तो विदाउट प्रॉपर्टी आपको समझने में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए अगर आज का आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको प्रॉपर्टीज़ याद होने चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज़ ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज़ अगर थोड़ा सा मैं बोलूँ तो ये जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, जो हमारा ये जो एक्सरसाइज 4.2 है, बच्चों को थोड़ा सा टफ़ लगता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि टफ़ क्यों लगता है। टफ़ इसीलिए लगता है क्योंकि सबसे पहले बच्चे जो हैं प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ रिमेंबर करके रखना है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ रिमेंबर करके नहीं रखे हो तो आपको प्रॉब्लम 100% है, आएगा ही आएगा, इसमें ना वाली बात ही नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, डिटर्मिनेंट और भी नहीं समझ आने का रीज़न क्या है, हो सकता है मैट्रिसेस चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है ना। ये मैट्रिसेस नहीं पढ़ने के कारण भी हो सकता है कि आपको ये एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा टारगेट क्या है कि ये दो चीज़ कम से कम आपका क्लियर होना चाहिए। मैट्रिसेस आपका पढ़ा होना चाहिए और साथ साथ प्रॉपर्टीज़ आपके याद होने चाहिए, तभी जा कर के एक्सरसाइज 4.2 आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगा कहीं भी समझने में, ठीक है। तो इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 में जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में क्या खास बातें हमको दिखाई दे रही है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है, बिना एक्सपेंड किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है ना। मतलब बिना एक्सपेंशन किए हुए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है फ्रेंड, प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो आप जल्दी एनसीईआरटी बुक को बाहर निकाल लें और एनसीईआरटी को देखें कि क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पहला क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या क्या चीज़ प्रूव करने के लिए दिया गया, उस चीज़ को आप ध्यान से देखें, ठीक है। और हम लोग उन्हीं में से सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको हम प्रूव करके देखेंगे कि रिज़ल्ट कैसे आएगा विदाउट एक्सपेंशन। अब विदाउट एक्सपेंशन का मतलब, तो विदाउट एक्सपेंशन का मतलब जैसे हम लोग इस्तेमाल करते थे ना, एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R2, ऐसे नहीं करना है। उन एक्सपेंशन को विदाउट हमें काम करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे प्रूव किया जाए। तो आप देख सकते हो कि आपको क्वेश्चंस क्या दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ध्यान देना फ्रेंड, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स हैं x, y, z, a, b, c, x प्लस ए, वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है, इसका वैल्यू आपसे बोला गया है 0 प्रूव करने के लिए। सबसे पहला बात जो आपको मैं एक चीज़ रिमेंबर करा दूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको रिज़ल्ट 0 प्रूव करना है तो दिमाग में आपका बस यही होना चाहिए कि 0 कब कब आता था। तो सबसे पहला चीज़ आपको याद करा दूँ कि रिज़ल्ट 0 कब आता था। तो एक पहला प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो रिज़ल्ट कब 0 आएगा, याद कीजिए इस चीज़ को। तो रिज़ल्ट 0 आने के लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल हो, मतलब आइडेंटिकल रो और कॉलम हो, ठीक है ना, 2
आइडेंटिकल रो और कॉलम हो तो उस केस में रिज़ल्ट हमारा क्या आता था फ्रेंड्स, तो उस केस में हमारा रिज़ल्ट क्या आता था, 0 आता था। ये आपको याद होगा, ठीक है। उसी तरह से रिज़ल्ट 0 और कब आता था, ये भी याद करो आप। रिज़ल्ट और कब कब 0 आता था, तो रिज़ल्ट इस केस में भी 0 आता था कब, जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज़ 0, तो उस केस में भी हमारा डिटर्मिनेंट क्या आता था फ्रेंड्स, 0 आता था। ये भी आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, तीसरा चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तीसरा चीज़ ये हम लोग जानते थे कि अगर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि इफ़ डिटर्मिनेंट इज़, चाहे ऐसे बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर अगर होता था तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट हमारा क्या आता था फ्रेंड्स, तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 आता था। याद कीजिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ के चलते हमारा डिटर्मिनेंट क्या आता था, 0 आता था। तो बस आपको दिमाग में सेट करके रखना यही सब चीज़ों को, ठीक है ना। हमें रिज़ल्ट क्या चाहिए, तो हमें रिज़ल्ट चाहिए 0, ठीक है ना। हम रिज़ल्ट क्या चाहिए, 0 चाहिए। अगर हमें रिज़ल्ट 0 चाहिए तो सीधी सी बात है, या तो आइडेंटिकल रो हो रहा होगा कहीं, या तो आइडेंटिकल कॉलम हो रहा होगा कहीं, ठीक है। या तो एलिमेंट्स के सारे या तो किसी रो के सारे एलिमेंट 0 हो रहे होंगे, या तो किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो रहे होंगे, ठीक है। या तो वो जो डिटर्मिनेंट हमारे सामने मौजूद होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर होगा। देखिए फ्रेंड्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने पहचान बता ही दिया था पहले ही कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 तो होगा ही, और अपर ट्रायंगुलर पार्ट का जस्ट अपोजिट साइन कन्वेंशन के साथ हमारा लोअर ट्रायंगुलर पार्ट होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, ये तो फिक्स है कि होने वाला है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या क्या करना है, कैसे होगा वो चीज़ सोचना है, ठीक है। कोई आइडेंटिकल रो और कॉलम भी नहीं दिख रहा है हमें, ना ही किसी कॉलम का या किसी रो का एलिमेंट हमें 0 दिख रहा है, तो हमें सोचना है। तो एक चीज़ याद कीजिए फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ और बताया था कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आप कोई भी, ठीक है ना, ऑपरेशन लगाते हो रो या कॉलम पे, ठीक है ना, तो इससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। याद कीजिए, मैंने बताया था अगर R1 अपने आप को बदलना चाहता है तो R1 सामने आएगा, R2 R3 से जुड़ गया, घट गया, ऐसे करके हम लोग सीखे थे ना। तो उसमें हम लोग उसको जानते थे क्या, ऑपरेशंस ऑन द रोज़ और कॉलम्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस उसको बोलते थे। तो डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आप कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करते हो तो उससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिज़ल्ट तो वही आएगा। तो बस हमारा टारगेट यही होगा फ्रेंड्स, हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि ध्यान दें कि अगर आपको आइडेंटिकल रो या कॉलम नहीं दिख रहा है, कोई एलिमेंट्स, किसी रो के एलिमेंट्स 0 नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप का सिचुएशन अगर नहीं हो रहा है तो हमें कुछ, है ना, कुछ तो इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। मतलब कुछ तो ऑपरेशंस हमें लगाने पड़ेंगे ताकि वैसा कुछ बन जाए। इतना तो हम जानते हैं कि रिज़ल्ट 0 आना है, और 0 आना है मतलब आइडेंटिकल ज़रूर रहा होगा, या तो हो सकता किसी रो का एलिमेंट 0 रहा होगा, या तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर रहा होगा। ऐसा ही होगा तभी आंसर हमारा 0 आ सकता है, वरना नहीं आने वाला, ठीक है। तो बस वही चीज़ों के बेसिस पे हमें काम करना है। और ज़्यादातर केसेस में होता क्या है, मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि आइडेंटिकल वाला कंडीशन नहीं तो, है ना, मैक्सिमम केसेस में देखा गया आइडेंटिकल रो या कॉलम वाला कंडीशन लग जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें क्या करना है, हमें 0 लाना है। और मेरे दिमाग में चल रहा है या तो आइडेंटिकल, या तो किसी रो का एलिमेंट 0 हो जाए, या तो किसी कॉलम का एलिमेंट सारा 0 हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तभी आएगा। और उसके लिए या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, डायरेक्ट तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो सोचना है कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ x y z दिख रहा है, यहाँ a b c दिख रहा है, ये x प्लस a है, ये y प्लस b है, ये z प्लस c है। थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा देर के लिए दिमाग लगाओ इस चीज़ में, तो हमें इसका प्रूव करना है। ध्यान देना फ्रेंड्स, तो प्रूव कैसे होगा, तो हम लोग ले लेंगे LHS। तो LHS क्या है हमारा फ्रेंड्स, LHS है हमारा x y z a b c, x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c, ये हमारा LHS है फ्रेंड्स, ध्यान देना, ठीक है। अगर आप LHS को ध्यान से देखोगे तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें रिज़ल्ट 0 मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा काम कैसे होगा हमारा, काम को समझो आप, ठीक है। देखिए
हम देख रहे हैं कि अगर हमारा ये x प्लस ए है, ये y प्लस बी है, ये z प्लस सी, ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने प्रॉपर्टी की बेसिस पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये हमारा पहला कॉलम भी x प्लस ए बन जाए, y प्लस बी बन जाए, z प्लस सी बन जाए। बन सकता है ना, देख सकते हो। इस पहला कॉलम को हम सोच रहे हैं C1 को चेंज करना, ठीक है। ये पहला कॉलम को हम चेंज करना चाहते हैं, कैसे? तो C1 सामने आएगा और उसमें हम किसको जोड़ दे रहे हैं फ्रेंड्स? C2 को। इसीलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि अब C1 बन जाएगा क्या? तो अब हमारा C1 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, C1 का पहला एलिमेंट कौन है? X। और वो जुड़ जाएगा किससे? C2 के पहला एलिमेंट से। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेगा, जो चेंजेस होगा वो हम कहाँ लिखेंगे? C1 पे। तो ये हो जाएगा x प्लस ए, ये हो जाएगा y प्लस बी और ये हो जाएगा z प्लस सी, ठीक है। तो चेंज किस में आएगा? C1 में। तो क्या C2 पे और C3 पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो ये ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना, x प्लस ए, y प्लस बी और z प्लस सी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस ऑपरेशंस को लगाने के बाद आपको कुछ खास चीज़ दिखाई दे रहा होगा, और वो खास चीज़ ये है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कि ये हमारा पहला कॉलम और ये हमारा तीसरा कॉलम क्या हो गया? आइडेंटिकल हो गया। तो इस प्रॉपर्टी से इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? 0। रीज़न C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 क्या है फ्रेंड्स? आइडेंटिकल है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा? 0। तो क्या यहाँ मैंने कहीं भी एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया है? क्या कहीं भी एक्सपेंशन का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस तरह से आपको सोचना है। चलिए, अब हो सकता है कि कोई इंसान क्या करे, थोड़ा सा इस तरह से भी सोच सकता है कोई इंसान। कैसे? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारा LHS था कितना? x y z a b c, x प्लस ए, y प्लस बी एंड z प्लस सी, ठीक है। अब ध्यान दो, कोई सोचेगा क्या कि हम इसमें से अगर a हटा दें, इसमें से अगर b हटा दें, इसमें से अगर c हटा दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा x y z। तो यहाँ भी x y z है, तो सिंपल है, हमारा रो कॉलम आइडेंटिकल होगा, उससे भी हमारा 0 आ सकता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर इसमें से इसको घटा दें, मतलब इसमें हम चेंज करना चाहते हैं किसमें? C3 में। तो C3 क्या होगा फ्रेंड्स? सामने आएगा। और इसमें हम किसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं? C2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो C2 कौन है? ये वाला। तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज किस में होगा फ्रेंड्स? C3 में। तो क्या C1 और C2 पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो ये x y z a b और c का c रह गया, और C3 में चेंजेस क्या आया कि C3 में C2 घट गया। तो x प्लस a में a घट गया, तो क्या बचा? x, इसमें y, इसमें z। तो फिर से हम देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 0 आ जाएगा। इट मीन्स रीज़न क्या होगा? C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल था। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है फ्रेंड्स इस चीज़ को समझने का, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हमारा पहला मेथड हो गया, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये हमारा क्या हो गया? एक और सेकेंड मेथड हो गया। एक और मेथड देखते हैं हम लोग, थर्ड मेथड। ध्यान देना, थर्ड मेथड क्या है आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारा LHS क्या था फ्रेंड्स? तो हमारा LHS था x y z a b c, x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस, ठीक है। मैंने एक चीज़ पढ़ाया था फ्रेंड्स कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कुछ या सारे एलिमेंट्स, ठीक है ना, सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स के फॉर्म में लिखे गए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के फॉर्म में लिखे गए हैं जोड़ करके। तो इस तरह के बेसिस पे हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि उस डिटर्मिनेंट को भी हम सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो याद कीजिएगा, इस कॉलम को आप ध्यान से देखो, ये कॉलम हमारा 2 टर्म्स के सम में लिखा गया है ना। तो इसको क्या हम सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? x y z a b c। इसका पहला वाला टर्म को हम पहला डिटर्मिनेंट में लिख दिए फ्रेंड्स, ठीक है। बीच में क्या आएगा? प्लस, फिर x y z a b और c, और इसका दूसरा वाला टर्म हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, ठीक है। x प्लस का प्लस मैंने बीच लिख दिया, और
ठीक है। ये आ गया आपका इस तरह से, है ना। हमेशा बीच में क्या होता है, प्लस। अगर यहाँ मान लो x माइनस ए होता तो हम लिखते हैं इतना प्लस, और यहाँ जाता माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब आप खुद देख सकते हो, इतना तो आप इंटेलिजेंट हो ही फ्रेंड्स, इतना तो मैं आप पे शक नहीं ही कर सकता हूँ। ध्यान देना, देख सकते हो ये और ये कॉलम आपको क्या दिख रहा है, आइडेंटिकल। उसी तरह से ये और ये कॉलम आपको क्या दिख रहा है, आइडेंटिकल। 0 + 0 रिजल्ट कितना होता है फ्रेंड्स, 0। तो इस तरह से भी हम आसानी से बना सकते हो। तो आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 अलग अलग तरीके से सोचा और 3 अलग तरीके से हमारा रिज़ल्ट विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन रिज़ल्ट कितना आया, 0 आया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन जो मैंने मेथड समझाया है उस मेथड से क्लियरली समझ में आ गया होगा, और आपके स्क्रीन पे ये पूरा का पूरा तीनों मेथड्स दिखाई भी दे रहा होगा। तो आप जल्दी से इसका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख सकते हो आप फ्रेंड्स कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या मांगा है, 0। तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर रिज़ल्ट हमें 0 चाहिए तो या तो आइडेंटिकल रो होगा, ठीक है, या तो आइडेंटिकल कॉलम होगा, नहीं तो किसी रो का सारा एलिमेंट 0 होगा, नहीं तो किसी रो कॉलम का सारा एलिमेंट क्या होगा, 0। यही हो सकता है, या सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला कंडीशन आ सकता है। इसी चीज़ के चलते रिज़ल्ट हमारा 0 आता है, डिटरमिनेंट 0 आता है। इन्हीं चीज़ों में से या तो कुछ डायरेक्टली दिख रहा होगा, ठीक है, या तो कुछ डायरेक्टली दिख रहा होगा, नहीं तो ठीक है हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बनाना पड़ेगा बोलने का मतलब वो कैसे बनाएंगे, तो वो हमें बनाना पड़ेगा एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा करके, ठीक है। यही 2 चीज़ होता है फ्रेंड्स, 2 ही काम है। 0 रिजल्ट लाना है, सीधी सी बात है, या तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी दिखेगा, नहीं तो सीधी सी बात है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना भी बहुत आसान है, बस आपको डिटरमिनेंट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स में ढूंढना है कि इसमें क्या कोई ख़ास बात है, ठीक है ना। वो ख़ास चीज़ अगर आप पकड़ना ढूंढ गए तो आप आसानी से बना सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या चीज़ है। यहाँ क्या आपको उन तीनों चीज़ में से कुछ भी दिखाई दे रहा है जो मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी के बेसिस पे बोल सकूँ, जी नहीं। ना आपको कोई आइडेंटिकल कंडीशन दिख रहा है, ना ही किसी रो का एलिमेंट या किसी कॉलम का एलिमेंट सारा का सारा 0 दिख रहा है, और ना ही हमें कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे लगाया जाए ताकि उस कंडीशन में आ जाए और हमारा रिजल्ट 0 आ जाए, ठीक है। देखिए, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए हमको कुछ ढूंढना पड़ेगा, सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ख़ास बात है क्या, तो आप देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, मतलब एक सीक्वेंस दिख रहा है, ठीक है ना। a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस सी, ठीक है। a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस सी। उसी तरह से देखिए, फिर b माइनस सी है तो उसके जस्ट नीचे वाला c माइनस ए, और फिर ऊपर वाला a माइनस बी आ गया। फिर अगर यहाँ नीचे वाला c माइनस ए है तो उसके जस्ट नीचे वाला a माइनस बी, और जो छूट गया b माइनस सी आ जा रहा है। तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है। इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखा जाए तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए तो हम लेते हैं अपना अब LHS। तो हमारा LHS क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा LHS है a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है। और ये b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक। और ये c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, ये हमारा LHS है। हमें इसको रिज़ल्ट 0 प्रूव करना है, RHS लाना है, तभी तो LHS बराबर RHS बोल के हम बोलेंगे कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन उतना डीलिंग मैंने नहीं दिया था कि RHS 0 है, दैट्स वाई LHS बराबर RHS होगा, इसीलिए प्रूव हो गया। तो ये सब चीज़ें आप लिख लेना, ये कॉमन सेंस वाली बात है, बचपन से प्रूव करते आ रहे हो, तो इन चीज़ों को ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देख सकते हो आप फ्रेंड्स क्या हो रहा है, a यहाँ पॉजिटिव है, a यहाँ नेगेटिव है, b यहाँ नेगेटिव है, b यहाँ पॉजिटिव है, c यहाँ नेगेटिव है, c यहाँ पॉजिटिव है। मतलब अगर हम ऐसे सबको जोड़ दें, मतलब पहला कॉलम दूसरा कॉलम, सॉरी पहला रो दूसरा रो तीसरा रो को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये सब खत्म हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0। वैसे ही यहाँ भी दिख रहा है, ये b पॉजिटिव b नेगेटिव, a नेगेटिव a पॉजिटिव, c पॉजिटिव c नेगेटिव। अगर सब जुड़ जाए तो 0, ये भी सब जुड़ जाए तो 0। मतलब हम ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो R1 में हम चेंज लाना चाहते हैं, कैसे, R1 सामने आएगा, उसमें मैंने R2 को भी जोड़ दिया, उसमें मैंने R3 को भी जोड़ दिया। तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है,
और ये हमारा R3 है। तो R1 में चेंज करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, तो चेंज कहाँ होगा, सिर्फ R1 में। R2 और R3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब B माइनस C, C माइनस A माइनस B, ये मेरा R2 है, C माइनस A माइनस B और B माइनस C ये हमारा R3। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चेंज किस पे होगा, सिर्फ R1 पे। ठीक है, तो सब जुड़ने के बाद R1 पे वैल्यू क्या देगा, 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो देख सकते हो आप फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था कि किसी भी रो का अगर सारा का सारा एलिमेंट 0 हो गया या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो सिंपल सी बात है, हमारा रिज़ल्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो रीज़न में आप लिख सकते हो, हेयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R1 इज़ 0, इसीलिए हमारा रिज़ल्ट कितना है, 0। तो ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा RHS। आप देख सकते हैं ये हमारा RHS है, दैट्स वाई हम बोल देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक तरीका हो गया जिस तरीके से हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब कोई बोलेगा सर ऐसे ऐसे काहे जोड़े, ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, जोड़ो ना, ठीक तो है। यहाँ देख लो, सेम वही चीज़ यहाँ भी है, A पॉजिटिव A नेगेटिव, B नेगेटिव B पॉजिटिव, C नेगेटिव C पॉजिटिव। अगर हम C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी करते हैं तो हमारा कॉलम 1 का सारा वैल्यू 0 आया था। बात तो वही है, सेम यही प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, तो उस तरह से भी हम बोल सकते थे कि हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हो फ्रेंड्स, हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन देखा। अगर हमें रिजल्ट 0 लाना है तो यूजिंग प्रॉपर्टी काम किस तरह से होता है। ठीक है, और सीधी सी बात है, 0 लाना है तो वही 3 चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो ज़रूर होगा। ये चीज़ आपको सोचना है, दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, चलिए इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अब बढ़ते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थोड़ा फास्ट काम करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि NCERT का सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँ। बिकॉज ये चीज़ टफ लगता है तो थोड़ा सा मैं बना करके एक अप्रोच दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अगर NCERT क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाते हो तो साइड बुक का क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए मेरा टारगेट है कि जितने भी NCERT के क्वेश्चन है 4.2 का सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँ एक बार। ठीक है, ताकि आपका जो एक दिमाग में चल रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट टफ है, नहीं समझ में आता, ये चीज़ थोड़ा सा गलत हो जाए, गलत प्रूव हो जाए ये चीज़, है ना, उसी चीज़ को हम गलत प्रूव कर देंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फिर से रिजल्ट क्या आपसे मांग रहा है, 0। और 0 मांगने का मतलब वही बातें कहीं ना कहीं डायरेक्टली दिखनी चाहिए, नहीं तो ऑपरेशंस लगा करके हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। और ऑपरेशन लगाने में थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ है, इसीलिए थोड़ा सा टफ है तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी हो गया ये चीज़, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बट प्रैक्टिस करने पे अपने आप ये सब चीज़ हो जाएगा। तो हमारा LHS क्या है फ्रेंड्स, हमारा LHS है 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम कैसे लाएंगे, थोड़ा ध्यान देना आप। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना आपको क्या हो सकता है, थोड़ा उस चीज़ पे फोकस करना। ठीक है, चलिए अगर मैं एक काम करूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं काम क्या कर रहा हूँ, C2 में चेंजेस करना चाहता हूँ। C2 में क्या चेंजेस करना चाहता हूँ, तो C2 कहाँ आएगा फ्रेंड्स, सामने आएगा। ठीक है, और इस C2 में मैं ऐसा चेंज कर रहा हूँ कि इस C2 को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ किससे, 9 से। ठीक है, C2 किससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से। अब क्या होगा, तो अब ये चीज़ होगा कि इसमें मैं C1 को जोड़ दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। C2 में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो C2 क्या हुआ, सामने आया। ठीक है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 9 से, और उसमें मैंने किसको जोड़ दिया, C1 को। क्यों किया ऐसा में, या आप ऐसा ही बोल सकते हो, मैं C1 में चेंज करना चाहता हूँ तो C1 सामने आएगा, उसमें मैं C2 को जोड़ करके 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ कैसे समझ में आया, थोड़ा ध्यान देना। देखिए C1 में चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो C1 क्या हुआ फ्रेंड, सामने आया। मतलब 2 में मैं चेंज करना चाहता हूँ तो 2 क्या हुआ, सामने आया। 2 में प्लस हुआ क्या, C2 का पहला एलिमेंट कौन सा, 7, जो कि किससे मल्टीप्लाई हुआ, 9 से। तो
9 7 जा कितना हुआ फ्रेंड्स 63, 63 में से 2 जुड़ गया तो कितना हो गया 65, मतलब C1 अब कितना बन जाएगा, C1 का पहला एलिमेंट बन जाएगा 65, जो कि जस्ट हमारे इसकी तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा, 3 अपने आप को बदलना चाहेगा तो 3 सामने आएगा और ये प्लस होगा किससे 8 × 9 से, तो 9 8 72, 72 प्लस 3 कितना होता है फ्रेंड्स 75। देखिए 75 जैसा ये भी बन जाएगा। सेम उसी तरह से 9 9 81 प्लस 5 कितना 86, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस ऑपरेशन को लगाने के बाद, इस ऑपरेशन को लगाने के बाद हुआ ये कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 65 75 और 86। ठीक है, C1 में चेंज हुआ तो चेंज मैंने कर दिया और C2 और C3 एज इट इज़ हमारा रह जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको भी लिख दिया। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद कुछ रिजल्ट ऐसा दिखा। सिंपल से बात है फ्रेंड, एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर लगता है तो रो और कॉलम्स में ही कहीं ना कहीं आपस में लगेगा एलिमेंट्स के ऊपर, जो कि किसी न किसी पैटर्न में ज़रूर बंधा हुआ होगा। तो एक पैटर्न देख करके समझ में आया और इससे हम आसानी से रिजल्ट 0 लिख सकते हैं, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, और यही हमारा क्या है फ्रेंड्स RHS है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इस तरह से कोई सोचने वाला ऐसा भी सोच सकता है, कैसा, LHS ध्यान से देखिएगा क्या है, LHS है हमारा 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। ठीक है, अब देखो, अब सोचिएगा सर इतना आप तो सोच लिए, हम कैसे सोचेंगे। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमारा टारगेट क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना, और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद कुछ ऐसा करना है कि या तो आइडेंटिकल हो जाए या तो सारा का सारा एलिमेंट 0 हो जाए। ठीक है ना, नहीं तो सीधी सी बात है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाई देते। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायरेक्टली तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो हमें सोचना है, कैसे सोचेंगे ध्यान दीजिए। देखिए सोचना है ये चीज़ कि ये बड़ा है, ये छोटा हो सकता है, क्या सोचना है आपको। ठीक है, तो सोचिए छोटा कैसे हो सकता है, कुछ खास चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से उलझी हुई हो, एक दूसरे की मदद ले करके कुछ बात बन जाए, वैसा सोचना है। देखिए हम लोग क्या किए यहाँ पे, हम लोगों ने एक चीज़ देखा, ठीक है, कि 2 3 5 भले ही हैं, 7 8 और 9 ये भी भले ही हैं, लेकिन इन चीज़ों में एक चीज़ छुपा हुआ है। क्या, इसको हम लिख सकते हैं 9 7 जा 63। ठीक है, 9 7 जा 63 प्लस 2। ठीक, 363 प्लस 2 कितना होता है फ्रेंड 65। उसी तरह से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 8 जा 72 प्लस 3। ठीक है, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 9 जा 81 प्लस 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस चीज़ को हम इस तरह से तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं। सब में एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि सब में 9 क्या है, फिक्स है। ये सीक्वेंस में 7 8 9 हमारे सामने बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें कभी 2 जुड़ा, कभी 3 जुड़ रहा है, कभी 5 जुड़ रहा है। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा हुआ भी था, क्या, कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एलिमेंट सम ऑफ 2 टर्म्स के फॉर्म में अगर आपको दिखाई देता है तो उसको आप सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हो। मतलब 2 3 5 7 8 9, और यहाँ क्या जाएगा फ्रेंड्स 9 × 7 9 × 8 9 × 9। ठीक है, और यहाँ जाएगा बीच में प्लस, तो ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 3 5 7 8 9। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस जगह आ जाएगा 2 3 और 5। ठीक है, देख सकते हो 2 3 और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मैंने क्या बताया था, किसी कॉलम से या किसी रो से कोई चीज़ कॉमन निकालना है तो एक ही किसी कॉलम से कॉमन निकलेगा, तो ऐसे एक ही किसी रो से कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो इस पूरे में आपको 9 कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 3 5 7 8 9, सब में से 9 कॉमन निकल गया, तो मैंने 9 को बाहर कर दिया, बचा क्या 7 8 और 9। ठीक है, प्लस क्या हो गया यहाँ पे 2 3 5 7 8 9 2 3 5। अब आप ध्यान से देख सकते हो, ये और ये कॉलम आपस में क्या दिख रहा है, आइडेंटिकल। ये 0, यहाँ ये और ये आपको आइडेंटिकल दिख रहा था, यहाँ भी 0। तो हमारा ओवरऑल रिज़ल्ट कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 0, जो कि हमारा क्या है
RHS। ये थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ गया, ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो यहाँ पे तो आप आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अप्रोच था, बस मैं आपको समझाना चाह रहा था। इन चीज़ों को थोड़ा सा सोचोगे, जब तक इन चीज़ों के साथ खेलोगे नहीं तब तक आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो खेलना है इन चीज़ों के साथ, सोचना है क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है। अगर ये चीज़ आप कर रहे हो तो धीरे धीरे जितना ज़्यादा खेलोगे इन चीज़ों के साथ उतना आपको समझ में आएगा, उतना क्लियरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इन चीज़ों का भी आप फटाक से नोट्स बना लें, फिर हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। फिर से वही बात, राइट हैंड साइड में हमें बोल रहा है 0 प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो 0 प्रूव करने के लिए मतलब फिर से वही 3 कंडीशन में से कुछ आना चाहिए, या तो डायरेक्टली दिख जाए नहीं तो लाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, सोचते हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा LHS क्या है फ्रेंड्स, हमारा ध्यान दो। LHS है 1 1 1 BC CA AB A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A C इंटू A प्लस B, ठीक है। थोड़ा एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर, आपका दिल का बात मैं थोड़ा सा सुन रहा हूँ, आपका दिल यही कह रहा है कि इस चीज़ को आप सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आप डर रहे हो, है ना। हो ये रहा है कि आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, बस डर रहे हो, लेकिन अंदर से मन कर रहा है कि काश इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो दिल कहता है इस चीज़ का बात ज़रूर सुनना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर ही डालते हैं। जो आपके अंदर से घबराहट हो रही है कि नहीं होगा, कुछ होगा तो ज़रूर, आपको मन कर रहा है अभी लेकिन आप डर रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद ज़रूर आपका मन क्या होगा कि इस चीज़ को अंदर भेज दें। तो मन कर रहा है तो काम करो, इस चीज़ को चलो अंदर भेज ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB, ठीक है। अगर इसको अंदर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AB प्लस AC, ये हो जाएगा BC प्लस AB, ये हो जाएगा AC प्लस BC। ध्यान देना, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना। ये AB AC, ये BC AB, ये AC BC, ठीक है। ये AB ये AC, अगर ये चीज़ इसमें जुड़ जाए तो AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। ये चीज़ इसमें जुड़ जाए तो AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। ये इसमें जुड़ जाए तो AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। मतलब अगर हम इस चीज़ को चेंज करना चाहें, किस चीज़ को, इस चीज़ को, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को बदलना चाहें, मतलब अगर हम C3 को चेंज करना चाहते हैं तो C3 को क्या करना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा। और उसमें हम किसको जोड़ना चाहते हैं, इसमें हम जोड़ना चाहते हैं C2 को। क्यों, क्योंकि अगर जोड़ते हैं इस बगल वाले को सारे करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, कॉलम्स मतलब C3 के सारे एलिमेंट्स को अगर हम करस्पॉन्डिंग C2 के एलिमेंट से जोड़ देते हैं तो सारे एलिमेंट्स एक जैसा बन जाएंगे। देख सकते हो आप, एक ही जैसा बन जाएंगे। मतलब अगर ये 1 है, ये 1 और ये 1 है, ठीक है, तो ये इसमें से कोई चेंजेस नहीं आएगा फ्रेंड्स, है ना, बिकॉज चेंज किस में आ रहा, C3 में। तो ये बन जाएगा AB, जुड़ गया इसमें तो BC, ठीक है, और इसको मैंने AC लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से अब ये CA इसमें जुड़ता है तो AB, पहले इसको लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये BC और ये जो CA है उसको मैं AC लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम। ये इसमें जुड़ जाएगा तो मैं पहले AB लिख देता हूँ, फिर BC लिख देता हूँ। जोड़ना मतलब आज इधर उधर कहीं लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये AC हो गया, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जुड़ने के बाद आपको सब एक जैसा दिखाई दे रहा होगा। जब कोई एक चीज़ जैसा होता है तो हम बोल सकते हैं ये पूरा चीज़ कहीं ना कहीं इस डिटर्मिनेंट से कॉमन निकल सकता है। मतलब मेरा बात ये है कि इस डिटर्मिनेंट में AB प्लस BC प्लस AC कॉमन निकल गया, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट से अगर ये चीज़ कॉमन निकला तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन निकला, तो कॉमन निकला तो यहाँ बचा क्या, ये 1 1 1 तो पहले से है, ये BC, ये AC, ये AB तो पहले से है, ठीक है। इसको CA कर देता हूँ, है ना। तो इसमें से कॉमन निकला तो यहाँ क्या बन जाएगा, तो 1 1 और 1 बच जाएगा। और आप जानते ही हो फ्रेंड्स, आप तो इतने समझदार ही हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम सीधे सीधे इसका आंसर 0 लिखेंगे, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है। और आइडेंटिकल होने के चलते हम बोल सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही हमारा क्या है, यही हमारा है RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम
आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। देख सकते हो कोई ज़्यादा खास टफ नहीं है, बस ध्यान देना है, ज़ीरो लाना है तो कुछ ना कुछ वही होगा जो हमारा 3 चीज़ है। नहीं है तो उसको लाने के लिए हमें ये एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी आप बना लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको ज़ीरो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब इस बार हमें ज़ीरो प्रूव नहीं करना है। ठीक है, तो हमें कुछ और करना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस बार अगर हमें ज़ीरो प्रूव नहीं करना है तो ना यहाँ पे आइडेंटिकल वाला कंडीशन बनने वाला है, ना ही यहाँ किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट ज़ीरो बनने वाला है, और ना ही ये डिटर्मिनेंट जो दिया गया है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। इन तीनों में से कोई केस तो होने से रहा। ठीक है, तो सोचना है कि इन चीज़ों को हम कैसे प्रूव करें। तो यहाँ पे सीधी बात है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन रोज और कॉलम तो लगेगा ही, वो चीज़ तो दिमाग में रखना ही है, क्योंकि ये चीज़ इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लग सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। तो LHS आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स क्या है। तो हमारा LHS दिया गया है B + C, C + A + B। ठीक है, Q + R, R + P, P + Q, Y + Z, Z + X और X + Y। मैंने एक चीज़ पहले ही बता दिया है फ्रेंड्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम लगाते हैं तो वहाँ एक चीज़ हमें ज़रूर दिखाई देता है कि वहाँ कुछ ना कुछ एक पैटर्न ज़रूर बन रहा होगा। तो पैटर्न जहाँ बने तो कोशिश करना वही उसी फॉर्म में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने का। तो देखिए हमें रिज़ल्ट में 2 टाइम्स ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, 2 टाइम्स ऐसा कुछ चाहिए। तो एक चीज़ सिंपल सा सोचो कि कहीं ना कहीं इसी के अंदर में कुछ सिंप्लीफिकेशन हम किए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो उससे ज़रूर 2 बाहर निकला होगा। तो 2 टाइम्स कुछ आ सकता होगा तभी तो बाहर निकला। तो हमें सोचना है, ध्यान देना, इन चीज़ों पे गौर करते चलना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। B + C, C + A + B, 2 बार A है, 2 बार C है, 2 बार B है, 2 बार P है, 2 बार R है, 2 बार Q है, 2 बार Z, 2 बार X, 2 बार Y। मतलब अगर ऐसे हम जोड़ देते हैं तो हमें आराम से 2 टाइम्स हर चीज़ मिल जाएगा और 2 कॉमन निकल जाएगा। मतलब मेरा ये काम तो हो जा रहा। चलिए, तो क्या करना है, ऐसे जोड़ने का मतलब रोज़ को जोड़ना है। मतलब R1 में मान लो मैं चेंज करना चाहता हूँ तो R1 सामने आएगा, उसमें R2 और R3 को मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इससे हुआ ये कि इस R2 और R3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वो ध्यान देना आप। तो मैं R2 और R3 को पहले लिख देता हूँ एज इट इज़। ठीक है, तो ये मैंने R2 और R3 को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक, इससे चेंज किस पे पड़ा, R1 पे। तो वो चेंज क्या आया, जब सब चीज़ 2 टाइम्स आ जाएगा तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 टाइम्स A + B + C। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी 2 टाइम्स P + Q + R हो जाएगा, और ये भी 2 टाइम्स X + Y + Z हो जाएगा। ये चीज़ हमारे पास कहीं ना कहीं दिखाई देगा। चलिए इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये R + P, P + Q, Z + X और X + Y। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इन सब में से फर्स्ट रो में से 2 कॉमन दिख रहा है। मैंने बताया हुआ अभी डिटर्मिनेंट से अगर हम कोई चीज़ कॉमन निकालते हैं तो या तो किसी पर्टिकुलर रो से कॉमन निकलता है, नहीं तो किसी पर्टिकुलर कॉलम से। तो हम देख सकते हैं कि इस रो में से हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो इस 2 को हम कॉमन निकालते हैं। तो अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, A + B + C, P + Q + R, X + Y + Z, C + A + B, R + P, P + Q, Z + X और X + Y। ठीक है, अब क्या किया जाए, 2 तो बाहर निकल गया, लेकिन अंदर में तो चाहिए A B C सिंगल, फिर P Q R, फिर X Y Z। तो क्या किया जाए, तो देखो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, हमें सिंगल टर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना है। तो यहाँ कहीं ट्रिपल टर्म दिख रहा है, कहीं डबल टर्म दिख रहा है, तो हमें सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना का मतलब सीधी सी बात है, रिमूव करना है चीज़ों को। रिमूव करने का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगर हम किन्हीं चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलिए सोचते हैं, A B C है, इसमें से अगर C और A को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये C और A ख़त्म हो जाएगा, तो B बच जाएगा। ठीक है, मतलब इतना माइनस इतना किया जाए, ध्यान दीजिएगा, इतना में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो B बचेगा, इतना में से इतना सब्ट्रैक्ट किया जाए
तो यहाँ पे q बच जाएगा, इतना में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो y बच जाएगा। मतलब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसको, R1 में चेंज करना चाहता हूँ तो R1 सामने है और उसमें से मैंने R2 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसीलिए ताकि सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बचेगा क्या, BQY। तो देखिए BQY मेरा आंसर का पार्ट नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड में, मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर BQY आना चाहिए तो आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो हमारा LHS अब बन जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा LHS बन जाएगा B, यहाँ आ जाएगा Q और यहाँ आ जाएगा Y। और नीचे फ्रेंड्स एज इट इज़ C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X और X प्लस Y दिखाई देने लगा। ठीक है, अब सोचिए कि हमें BQY तो कहीं ना कहीं एक पार्ट नज़र आ रहा है, अब APX और CRZ भी चाहिए। तो APX कहाँ से बन सकता है, देखो APX यहाँ दिख रहा है, तो अगर ये BQ और Y हट जाए तो BQY हट जाए, बोलने का मतलब अब इसमें से इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हट जाएगा, सीधी सी बात है। तो मैं R3 में चेंज करना चाहता हूँ तो R3 में से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रेंड्स, R1 को। ठीक है, अगर R3 में से R1 गया तो चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा R3 में, R1 R2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो BQY एज इट इज़, अच्छा यहाँ 2 भी था वो भी ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा C प्लस A, ये R प्लस P, ये Z प्लस X। ठीक है, और यहाँ से BQ और Y सब्ट्रैक्ट हो रहा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। A प्लस B में से B हट गया तो बचा क्या, A, यहाँ आ जाएगा P और यहाँ आ जाएगा X। तो APX भी देख सकते हो पार्ट है। और यहाँ C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितना, CRZ। तो CRZ कब आएगा, जब A, P और X हट जाए। तो सीधी सी बात है, इसको में से इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो R2 में से अगर चेंज करना चाहते हैं तो R2 सामने आएगा, इसको बदलना चाहते हैं ना तो R2 सामने आएगा, उसमें से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, R3 को। तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारे पास क्या फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास हो गया ये चीज़ BQY, ये हो जाएगा A हटा तो CRZ, ये हो जाएगा APX। ठीक है, अब ध्यान से देखो, चीज़ तो कहीं ना कहीं वही आ ही गया है, बस अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो गया। तो हम लोग तो डिटर्मिनेंट में पढ़े हुए ही हैं कि रो को कॉलम में, रो से कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जब इंटरचेंज कर ही सकते हैं, सीधी सी बात है फ्रेंड्स, उसमें एक चीज़ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने प्रॉपर्टी में, अगर हम कभी भी इंटरचेंज करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, बस साइन क्या हो जाता है, वैल्यू द डिटर्मिनेंट तो सेम रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है। मतलब हमें ये APX कहाँ चाहिए, ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। अगर एक बार इंटरचेंज किए हैं तो बाहर माइनस लग जाएगा, तो -2 यह जाएगा APX और ये BQY नीचे आ जाएगा तो BQY और बीच में आ जाएगा CRZ। क्या हमारा ऐसा आ गया, नहीं, इस BQY को यहाँ होना चाहिए था, CRZ को नीचे। तो दोबारा जब भैया इंटरचेंज हो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने R1 को इंटरचेंज किया किससे, R3 से, तो ऐसा आया। तो एक बार इंटरचेंज हुआ तो बाहर माइनस लगा, और अगर दूसरा बार इंटरचेंज फिर करते हैं तो इस बार इंटरचेंज हम किसको करेंगे, इसको और इसको। सीधी सी बात है, इस बार अगर हम इंटरचेंज इन दोनों को कर रहे हैं तो फिर एक और माइनस साइन लगने के बाद ये पॉजिटिव बन जाएगा और ऊपर APX आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा BQY और ये आ जाएगा CRZ। मतलब इस जगह मैंने क्या किया, R2 को इंटरचेंज कर दिया किससे, R3 से। तो इससे हमारा रिज़ल्ट मिल गया कौन, जो हमें चाहिए था, जो हमारा है RHS। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS हेंस रूट। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम बना सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ज़्यादा कोई दिमाग लगाना है नहीं, थोड़ा थोड़ा सा है, इतना तो करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्वेश्चन के साथ खेलो तो ज़्यादा समझ में आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को अच्छे से लिख लेना है। एक बार इस साइड में दिखा रहा हूँ, ध्यान देना आप, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट एक ले लें। ठीक है, और यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट आपका लेने के बाद ये थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ मैं, ताकि आपका ये भी कवर हो जाए और इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6।
तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। और क्वेश्चन नंबर 6 को आपको देख करके कुछ हिंट तो ज़रूर मिल रहा होगा कि क्योंकि कुछ खास इसमें नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स, 0 है, और इसका अपर ट्रायंगुलर पार्ट का जस्ट लोअर ट्रायंगुलर पार्ट वाला क्या है, अपोजिट है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अपर ट्रायंगुलर पार्ट के जस्ट अपोजिट है लोअर ट्रायंगुलर पार्ट वाले में, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो इससे क्या समझ में आया फ्रेंड्स, तो इससे समझ में आया कि एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देख सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो ये चीज़ हम लिख के भी बोल सकते हैं। बाद बाकी एक चीज़ मैं आपको रिकॉल कर दूं फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में कहीं भी अवेलेबल नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0 होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने, ठीक है, साइड बुक्स बोल सकते हो या फर्दर कॉम्पिटिटिव लेवल के बुक के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में अगर हमें ये क्वेश्चंस को बनाना है तो उसके लिए हम वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख करके नहीं चलेंगे, हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान देना आप, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान देना कैसे होगा। यहाँ हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम मान लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर किसको, तो हम मान लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। जो हमारा LHS था उस LHS को मैंने क्या मान लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसी का वैल्यू हमें 0 प्रूव करना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए उसी तरह से दूसरा क्या है, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इतना मान लिया, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बात कहीं ना कहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला है, उसी से हमें ये चीज़ हिंट मिला कि मैं यहाँ ट्रांसपोज करूँगा, ठीक है। तो मैं इस ए डिटर्मिनेंट का क्या निकाल रहा हूँ, ट्रांसपोज। तो इस ट्रांसपोज निकालने से क्या हुआ फ्रेंड्स, जो इसके अंदर का रो था वो कॉलम बन जाएगा, ठीक है। 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। ट्रांसपोज करने के बाद मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से ऐड करता हूँ तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, ठीक है। इस तरह से ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट, दोनों LHS और RHS हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक। अगर ये चीज़ ऐसा होता है तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होगा फ्रेंड्स, तो क्या इसको मैं 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने इसको माना है और वही चीज़ हमें 0 प्रूव करना है, इसीलिए मैं इस चीज़ को ए ट्रांसपोज को भी मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया ताकि इसको हम 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकें, ठीक है। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, क्या कर रहा हूँ, ये है हमारा 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, ठीक है। ये प्लस बीच में है, यहाँ क्या है 0 माइनस ए बी, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। मैं काम करता हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा करके थोड़ा सा और साइड ले करके लिखता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया, ठीक है। और 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ लिखने के बाद यहाँ हमारा डिटर्मिनेंट क्या क्या था, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और नीचे क्या है बी सी 0, ठीक है। बीच में क्या है फ्रेंड्स, प्लस, और यहाँ क्या है 0 माइनस ए बी, ये है ए 0 सी और ये है माइनस बी माइनस सी और 0। ध्यान देना फ्रेंड्स, क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है।
हमें 0 लाना है, उसके लिए सोचना है हमें, ठीक है। ध्यान देना, जो चीज़ यहाँ दिख रहा है सेम वही चीज़ यहाँ है, बस अंतर ये है कि जो यहाँ पॉजिटिव है वो वहाँ नेगेटिव है। तो एक काम करते हैं हम, ये दोनों कट सकता है तभी, सीधी सी बात है, जो यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट साइन इस साइड है। तो अगर हम पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये चीज़ जैसा है वैसा ही बन जाएगा। मतलब अगर ये 0a माइनस बी है, माइनस a 0 और माइनस c है, b c 0 है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो डिटर्मिनेंट में अगर कोई चीज़ कॉमन निकालता है तो किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन निकालता है। तो मान लो मैं इस रो से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये माइनस बन जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ आ जाएगा क्या 0a और माइनस भी, देख सकते हो इसके जैसा बन गया, ठीक। अगर मैं इस रो से माइनस कॉमन निकालूंगा तो फिर ये प्लस बन जाएगा फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा माइनस a 0 और माइनस c, ठीक है। अगर मैं फिर इस, देखो इसके जैसा ये बन गया, अगर मैं फिर इस चीज़ से माइनस कॉमन निकालता हूँ फ्रेंड्स तो यहाँ फिर से क्या बन जाएगा माइनस, और ये अब हो जाएगा तुम्हारा b c और 0। तो आप देख सकते हो जो यहाँ है सेम वही चीज़ यहाँ दिख रहा है, और ये डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देगा, दैट्स वाई ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा, दोनों कट जाने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, बिकॉज बीच में क्या है माइनस। और 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए फ्रेंड्स जब 0 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कितना आएगा 0। और आप जानते हो, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोगों ने किसको एज्यूम किया था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोगों ने माना था 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस c b c 0, इस चीज़ को, और उसका वैल्यू कितना आ गया 0, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हम आसानी से इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है ना। भले हमें प्रूफ प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था वो ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे आप इस्तेमाल करना, बट एनसीईआरटी के इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें यही फंडा अपनाना पड़ेगा, वहाँ आप डायरेक्ट लिख करके मत आना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं ताकि हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तब तक आप इस चीज़ का स्नैपशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के आखिरी लेक्चर आज के आखिरी क्वेश्चन का, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ध्यान देना है फ्रेंड्स, क्या है कि इस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको 0 वगैरह प्रूव करने के लिए नहीं पूछा है, ठीक है ना। आपको सिंपली बोला गया है कि इस चीज़ का रिजल्ट आपको 4a² b² c² प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो कैसे होगा ध्यान देते हैं। LHS क्या है इस क्वेश्चन का ध्यान देना है। LHS है हमारा -a² ba ca ab -b² cb AC BC और -c², ठीक है। हमें लाना क्या है फ्रेंड्स, तो हमें लाना है 4a² b² और c²। एक चीज़ मेरे बातों पे गौर करना, ध्यान देना, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। रिज़ल्ट को देख करके हमें कुछ चीज़ें पहले से ही अनुमान लगाने का आदत डालना चाहिए। देखो हमारे पास 4a² b² c² है, तो हमारा रिज़ल्ट a² b² c² के फॉर्म में आया है, तो हमारा अनुमान कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि ज़रूर इस चीज़ में से हो सकता है 2 बार a किसी रो या किसी कॉलम से कॉमन निकला होगा, 2 बार b हो सकता है किसी रो या किसी कॉलम से निकला होगा कॉमन, या हो सकता है 2 बार c किसी न किसी रो या किसी न किसी कॉलम से कॉमन आया होगा। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे देखने का कि क्या ऐसा है क्या। देखो ध्यान से, फर्स्ट रो में आपको a दिख रहा है, सेकेंड रो में आपको b दिख रहा है, और थर्ड रो में आपको c कॉमन दिखाई दे रहा है, या पहला रो में भी a दिख रहा है, दूसरा रो में भी b दिख रहा है, और तीसरा रो में भी c दिख रहा है आपको कॉमन। तो आपकी इच्छा जहाँ से कॉमन उठाना आप उठा लो। तो मान लो मैंने फर्स्ट रो से a कॉमन निकाला, सेकेंड रो से b कॉमन निकाला, और थर्ड रो से c कॉमन निकाला, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आया ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट रो से a कॉमन निकालने के बाद बचा माइनस से, फिर यहाँ b और c, यहाँ सेकेंड रो से b कॉमन निकालने के बाद a माइनस b, ठीक है ना, और c, और थर्ड रो से c कॉमन निकालने के बाद a b और माइनस c। तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट आया, ठीक। अब फिर से देख सकते हो आप कि फिर से फर्स्ट कॉलम से a कॉमन निकल रहा है, सेकेंड कॉलम से b और थर्ड कॉलम से c कॉमन निकल रहा है। इट मीन्स ये हो गया a² b² और c² कॉमन निकालने के बाद, तो ये -1 1 और 1 1 -1 1, ये हो गया 1 1 और -1, ठीक है। हमें लाना क्या है, हमें लाना है 4 × a² b² c²। तो आपको इतना देख करके समझ में आ रहा होगा कि a² b² c² तो आ चुका है, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पक्का क्या होगा 4 होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये चीज़ विदाउट एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी लगा करके ही दिखा देंगे कि हाँ मैंने प्रॉपर्टी लगा करके ही एक्सपेंशन किया है, लेकिन वो एक्सपेंशन उतना लंबा चौड़ा नहीं था, आसान था। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है। हमारा रिजल्ट कितना आया है, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर हमारा रिजल्ट आया है, ये ध्यान देना आप, ठीक। और यहाँ जो चीज़ हमारे सामने दिख रहा है इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस करना चाहूँगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि एक्सपेंशन करते समय ये चीज़ ध्यान दो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो किधर है। जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो होगा उससे एक्सपेंशन थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए हम उस चीज़ को कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने का, मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरोज़ बनाने की कोशिश करेंगे किसी रो या किसी कॉलम में। इसीलिए हमें लगाना पड़ेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों जुड़ा तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों जुड़ा तो जीरो हो जाएगा। मतलब किसी एक रो में 2 जीरो अगर आ गया तो हमारा एक्सपेंशन आसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने किया R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो इससे करने के बाद हमारा डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। R1 में चेंज करना चाह रहा हूँ तो R2 और R3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये 1, ये -1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये -1। तो R1 में क्या चेंज आएगा, तो -1 + 1 इट मीन्स 0, 1 - 1 इट मीन्स 0 और 1 + 1 मतलब 2। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि अब हमारा डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना एक प्रॉपर्टी के थ्रू बहुत आसान हो गया, ठीक है। कैसे, इस चीज़ की मदद से अगर एक्सपेंड करते हो, ठीक है ना, इस चीज़ की मदद से अगर एक्सपेंड करते हो तो सिर्फ हमें इसको देखना पड़ेगा। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय रो और कॉलम वाइज 2 को ढकने पर आएगा 1 1 जा 1, ठीक है, माइनस फिर -1 तो ये बन जाएगा +1। तो ये एक्सपेंशन एक तरह से देखा जाए तो आसान हो गया, सिंपल है, बहुत लंबा एक्सपेंशन कुछ नहीं हुआ। इसीलिए इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि सिंपल तरीके से प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही ये चीज़ सॉल्व हुआ है। तो 1 + 1 कितना 2, 2 2 जा कितना हो गया फ्रेंड्स 4। इट मीन्स हमारा रिज़ल्ट कितना आ गया, तो हमारा रिज़ल्ट आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और यही हमारा क्या है फ्रेंड्स RHS। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा LHS बराबर क्या हो गया, RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी सेम हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से आसानी से प्रूव किया, ठीक है। शुरुआत में ही हम लोग एक्सपेंशन करके नहीं, प्रॉपर्टी के बेसिस पे कोशिश की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आज का हमारा जो लेक्चर है फ्रेंड यहीं मैं एंड कर रहा हूँ। हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे 4.2 एक्सरसाइज को, और भी कुछ अच्छे तरीक़ों को सीखेंगे जिसके बेसिस पे हमारा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और आपको ध्यान देना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करना आपको प्रॉपर्टी के बेसिस पे इस चीज़ को सॉल्व करने का। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। और इसमें हम लोग कुछ ट्रिक्स भी बात करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स का भी बात करेंगे एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, जहां कॉम्पिटिटिव मेथड सीखेंगे कि कैसे इस चीज़ को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लेक्चर को आप जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बिकॉज आपका ही कहीं ना कहीं ये लाइक हमें खूब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो कोशिश करें कि वीडियो को आप जब भी देखते हो तो लाइक तो एक बनता है ज़रूर, ठीक है ना। तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।